तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो हम लूसेंट की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं भारत पर यवन राज्य, यानी कि भारत में जितने यवन राज्यों ने शासन किया है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये। तो हमारा टॉपिक है आज का भारत के यवन राज्य। सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत पर किन किन यवन राजाओं ने या किन किन देशों ने सब आक्रमण किया था। इसे हम सबसे पहले क्रम से जान लेते हैं। सबसे पहले आक्रमण किसने किया, उसके बाद आक्रमण किसने किया, सबसे आखिर में आक्रमण किसने किया। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंदू यूनानी शासकों ने। जो हिंदू यूनानी थे, जो मुख्यतः बैक्ट्रिया से आए हुए थे। कहाँ से आए थे फ्रेंड्स? बैक्ट्रिया से आए थे। इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर हिंदू यूनानियों के बाद आए शक जो थे, जिन्हें सीथियन भी कहा जाता था, शकों को सीथियन भी कहा जाता था। तो हिंदू यूनानी आए, उसके बाद शक आए, शक के बाद आए भारत पर आक्रमण करने पहलव, पहलव के बाद आए कुषाण। ये था भारत पर यवन राज्यों का आक्रमण करने का क्रम। सबसे पहले कौन आए फ्रेंड्स? हिंदू यूनानी आए, उसके बाद हिंदू यूनानियों के बाद आए शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। तो हम सबसे पहले चलते हैं हिंदू यूनानी में। हिंदू यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू यूनानी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया और कहाँ कहाँ इन्होंने कब्जा किया था। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? तो हिंदू यूनानियों ने किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भारत पर सबसे पहले किस यवन राज्य ने आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया था। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि किस हिंदू यूनानी शासक ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो डिमेट्रियस 190 ईसा पूर्व में भारत पर डिमेट्रियस ने आक्रमण किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 190 ईसा पूर्व में, जो कि हिंदू यूनानी शासक था। तो हिंदू यूनानी शासक डिमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भूभाग में अपना कब्जा कर लिया था। कहाँ कब्जा किया? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। अब इसने कब्जा करने के बाद अपना राज्य स्थापित कर लिया और यहाँ तक अपनी सीमा, इन चारों अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के चारों ओर अपनी सीमा बना दी। इसने अपनी राजधानी बनाया साकल को। साकल फ्रेंड्स, आज का जो प्रेजेंट टाइम में सियालकोट है, उसे ही पहले साकल कहा जाता था। तो जो साकल है कौन है? आधुनिक सियालकोट को साकल कहा जाता था। अब बात करते हैं जो हिंदू यूनानी शासकों में सबसे फेमस शासक कौन सा था। शासक तो हिंदू यूनानियों में बहुत सारे हुए, तो जो पहला था वो कौन था? डिमेट्रियस था, जिसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। लेकिन सबसे फेमस शासक जो था वह था मिनांडर, जिसने भारत पर लगभग 160 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 160 ईसा पूर्व और 145 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किसने? मिनांडर ने। लगभग सबसे ज्यादा शासन करने वाला भारत में यवनों का जो राजा था, यानी कि यवनों, जितने भी यमन राजा हुए, हिंदू यूनानी राजा हुए हैं, सबसे ज्यादा शासन करने वाला भारत पर यही राजा था। कौन था? मिनांडर था। तब मिनांडर ने 160 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और इसने भी अपनी राजधानी किसे बनाई? साकल को बनाई, जिसे मैंने अभी बताया। साकल को आधुनिक सियालकोट, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का सियालकोट है, उसे साकल कहा जाता था। लेकिन इसने सिर्फ सियालकोट को या साकल को सिर्फ राजधानी ही नहीं बनाया फ्रेंड्स, इसने थोड़ा सा इसमें चेंज भी किया था। अब चेंज क्या किया था फ्रेंड्स? इसने चेंज किया था कि साकल जो थी, इसने राजधानी तो इसने अपने राज्य की बनाई थी, लेकिन इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी बनाया था। क्या बनाया था फ्रेंड्स? याद रखेंगे यहाँ से कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था। किसने? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सियालकोट को या साकल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र किस यवन राजा ने या किस यूनानी राजा ने बनाया था? इसका आंसर होगा मिनांडर ने बनाया था। किसने बनाया था? मिनांडर ने। और फ्रेंड्स, बातें जान लेते हैं किसके बारे में? मिनांडर के बारे में। अब मिनांडर, जैसे कि मैंने कहा कि 160 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक काफी लंबा समय होता है फ्रेंड्स। तो इस बहुत सारे लंबे समय में इसने भारत का लगभग संपूर्ण इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, यानी कि भारत को बहुत अच्छी तरीके से यह जान गया था। तो ये धीरे धीरे भारत पर राज्य कर रहा था। ये धीरे धीरे किसके संपर्क में आने लगा? बौद्धों के संपर्क में आने लगा। बौद्ध संतों से मिलने लगा या बौद्ध भिक्षुओं से मिलने लगा और उनके धर्म के बारे में उनसे कुछ बातें सुनता, उनसे बातें जानता, या उनके धर्म कैसा है, उनके धर्म के विचार क्या हैं, या उनके जो धर्म में किताबों में लिखा गया है क्या तथ्य हैं, उनके सब के बारे में जानने लगा। और इसको मिनांडर को बौद्ध धर्म में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे इसने बहुत टाइम बीत गया, ये बौद्धों और भिक्षुओं के साथ बिताता रहा। तो इसने
बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। तो इसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। इसने कहा कि मैं भी बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनूंगा। तो इसने सबसे पहले एक आचार्य ढूंढे। इसने सोचा कि मैं अब किस आचार्य से सबसे पहले शिक्षा लूँ। तो इसने नागसेन जो थे, आचार्य नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिनांडर ने किस आचार्य से या किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वह थे नागसेन थे। फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर कि बौद्ध धर्म की दीक्षा मिनांडर को किसने दी थी? नागसेन ने दी थी। अब यहाँ से जब दीक्षा ग्रहण करने की समयावधि में, यानी कि जब मिनांडर नागसेन से दीक्षा ग्रहण कर रहा था, उस वक्त इसके मन में बहुत सारे सवाल आते थे, बौद्ध धर्म के रिलेटेड आते थे, या कह सकते हैं कि बहुत सारे दुनिया से रिलेटेड आते थे या लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में, बहुत सारी क्वेरीज आती थी जिनको यह नागसेन से क्लियर करता था। तो जितने भी क्वेश्चन करता था नागसेन से, तो नागसेन इसके पूरे आंसर देते थे, सभी आंसर देते थे। तो जो इनके क्वेश्चन इस मिनांडर ने क्वेश्चन किए और इन क्वेश्चनों पे जो आंसर दिए थे किसने? नागसेन ने। तो इन क्वेश्चन आंसर्स का एक पूरी किताब का रूप में दे दिया, यानी कि किताब का रूप दे दिया गया। इन सभी क्वेश्चन आंसर को एक किताब में इकट्ठा कर दिया गया, संग्रहित कर दिया गया। तो उस किताब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है कि नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, यानी कि मिनांडर जो था, इस मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर जो नागसेन द्वारा दिए गए थे, इन प्रश्नों के उत्तर या ये प्रश्न उत्तर किस किताब में संग्रहित हैं? तो यह मिलिंद पन्हो नाम की एक बुक है। इसमें मिनांडर ने जो क्वेश्चन किए थे और जो नागसेन ने इनके उत्तर दिए थे, इन सभी के एक बुक बनाई गई थी। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। यहाँ से याद रखेंगे, मिलिंद पन्हो नाम की किताब थी जिसमें ये सब एकत्रित थे। अब बात करते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सब लोग जानते हैं कि भारत में सोने के सिक्के चलते थे, या भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन सोने के सिक्के का प्रचलन भारत में आया कहाँ से? तो सोने के सिक्के का प्रचलन भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने ही किया था। हिंदू यूनानी शासकों ने ही भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस यवन राजाओं ने या किसने भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था? तो हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था पीछे, किसके बारे में? डेमेट्रियस के बारे में। तो डेमेट्रियस था, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि डेमेट्रियस किस शासक को बैक्ट्रियाई शासक कहा जाता है या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है? तो बैक्ट्रियाई यूनानी डेमेट्रियस को ही कहा जाता है। अब बैक्ट्रियाई यूनानी डेमेट्रियस को क्यों कहा जाता है? यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बैक्ट्रियाई शासक इसलिए कहा जाता है डेमेट्रियस को क्योंकि यह बैक्ट्रिया कंट्री से आया हुआ था। इसके जो फादर थे, इसके पिता जो थे, यह बैक्ट्रिया के शासक थे, यानी बैक्ट्रिया राज्य के शासक थे, ये वहीं से आया हुआ था, इसलिए इसे बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता है। और जो हिंदू यूनानी हुए हैं, इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यानी कि साउथ में एक अपने बैक्ट्रिया देश की प्राचीन कला चलाई हुई थी। इस कला का नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहाँ की कला है? तो यह हिंदू यूनानियों की कला है। हेलेनिस्टिक आर्ट कहाँ की कला है? तो यह हिंदू यूनानियों की कला है। इसे क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मिनांडर ने 160 से 145 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। अब इसका समय आ गया था मृत्यु का। तो मिनांडर के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी जब ये मरने वाला था कि अब इसके राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। इसका पुत्र तो था, लेकिन फिर भी इसको उत्तराधिकारी कोई नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसका पुत्र जो स्टैटो था, उसके पुत्र का नाम स्टैटो था। तो इसका पुत्र जो स्टैटो था वह अभी एडल्ट नहीं था, यानी कि वयस्क नहीं हुआ था, नाबालिग था। तो इसलिए वह राजा बनने के योग्य भी नहीं था, या उसमें इतनी अभी समझ नहीं थी, क्योंकि एडल्ट नहीं था वो, कि वह राज्य को संभाल सके। तो उससे मिनांडर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पत्नी एगथोल्किया ने इस शासन को संभाल लिया। अब अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया और एगथोल्किया खुद जो शासन था वो संभालने लगी। लेकिन हिंदू यूनानी शासक बहुत सालों तक नहीं चल सका भारत पर, यानी कि बहुत टाइम तक नहीं चल सका। इसका मेन कारण था जो राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि जो मध्य एशिया में खानाबदोश कबीले आ गए थे, यानी खानाबदोश कबीले थे, इनमें मेन रूप से सीथियन रहते थे। सीथियन फ्रेंड्स बता दूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? हिंदू यूनानियों ने किया था, उसके बाद शकों ने किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे ये सीथियन कहाँ से आ गए बीच में? तो फ्रेंड्स सीथियन को ही शक कहा जाता है। जो सीथियन थे वही शक कहे जाते हैं। तो मध्य एशिया में खानाबदोश नाम के कबीले, यानी जिनके कबीलों का नाम खानाबदोश रहता था,
यहाँ ये लोग रहते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि भारत पर आक्रमण, बैक्टीरिया पर आक्रमण कर दिया, और इस बैक्टीरिया पर आक्रमण करने के बाद इस पूरे भूभाग को अपने अंडर में ले लिया। तो अब यहाँ से हिंदू यूनान थे वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ से शासन शुरू होता है किसका? शकों का। शकों ने भारत पर आक्रमण किया और इस पूरे भूभाग को, जो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध वगैरह जितना भी भूभाग हिंदू यूनानियों के कब्जे में था, उसे अपने अंडर में ले लिया। अब अपने अंडर में लेने के बाद इसने एक योजना बनाई, यानी कि इसने अपने शासन करने के तरीके में बदलाव किया, यानी कि जिस प्रकार हिंदू यूनानी ने शासन किया था उस प्रकार नहीं किया था। इतना बड़ा भूभाग था, इसने अपने राज्य को, या कह सकते हैं जितना बड़ा भूभाग था, इसने 5 एरियो में डिवाइड कर दिया और 5 जगह पर अलग अलग शासकों को बैठा दिया, और इसका एक मेन शासक था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, एक शाखा 5 शाखाओं में बांट दिया। पहली शाखा थी इनकी अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा में थी, चौथी शाखा पश्चिम भारत, और 5वीं शाखा दक्कन के ऊपरी पठार, यानी कि ऊपरी दक्कन जो था। इन 5 शाखाओं में इसने अपने राज्य को विभाजित कर लिया और शासन करने लगे। तब बात करते हैं कि शकों का प्रथम राजा कौन था। शकों का प्रथम राजा मो था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, शकों का प्रथम राजा कौन था? शकों का प्रथम राजा मो था। अब ये शक आए कहाँ से थे आखिर? ऐसे तो नहीं आ गए थे कहीं से घूमते टहलते। तो शक जो थे वो मेन जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। जो मध्य एशिया है वहाँ ये लोग रहते थे, और ये जो घूमते घूमते कहाँ, चारागाह की खोज में, यानी चारागाह की खोज में ये लोग मध्य यहाँ तक पहुँच गए थे, और भारत पर इसने आक्रमण कर दिया और यहाँ सब अपने अंडर में कर लिया। तो अब बात करते हैं शकों के सबसे फेमस राजा। जैसे कि हिंदू यूनानी शासकों में सबसे फेमस राजा रहे हैं कौन? मिनांडर, जिन्होंने 160 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब जो यहाँ शकों में सबसे फेमस राजा हुए रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम मेन रूप से गुजरात के बहुत बड़े भूभाग के शासक थे। इन्होंने गुजरात में 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने सबसे फेमस राजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे फेमस राजा शकों कौन थे? वह रुद्रदामन प्रथम थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया था। ये सिर्फ नाम से फेमस नहीं थे, इन्होंने अपने काम की वजह से फेमस हुए थे। तो इन्होंने जो काठियावाड़ में एक, जो आपने सुना होगा, सुदर्शन झील का नाम सुना होगा। तो सुदर्शन झील का इन्होंने क्या कराया था? रिनोवेशन कराया था, यानी कि उसकी मरम्मत कराई थी, उसे सही कराया था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील का मरम्मत या किस यूनानी शासक या किस शक शासक ने कराई थी? तो उसका आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम ने इस सुदर्शन शुष्क, जो अर्ध शुष्क झील थी सुदर्शन नाम की, उसे का रिनोवेशन कराया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुदर्शन झील के, इसका निर्माण किसने कराया था? रिनोवेशन तो कराया था रुद्रदामन प्रथम ने, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था मौर्यों ने। मौर्यों ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, मौर्यों ने। रुद्रदामन प्रथम जो था वो संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा ही प्रेम करता था, यानी कि संस्कृत भाषा उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख भी जारी किया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रुद्रदामन प्रथम ने संस्कृत भाषा में किस शासक ने संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख जारी किया था? इसका आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम ने। लेकिन इस अभिलेख का नाम क्या था? तो उस अभिलेख का नाम था गिरनार अभिलेख। तो रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख था, रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया था। अब जो शक राजा थे ये अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे, यानी कि उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी। क्षत्रप कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था फ्रेंड्स, एक उपाधि थी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह जो बहुत सारे पोजीशंस होती हैं, उपाधियां होती हैं, वैसे ही क्षत्रप भी एक उपाधि थी। तो शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। अब बात करते हैं जो 58 ईसा पूर्व में हम चलते हैं, तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा हुए थे, जिन्होंने शकों को पराजित कर दिया था और भारत से भगा दिया था। अब इस उपलक्ष्य में वो भारत से भगा दिया और उन्होंने अपने आप को क्या दे दिया? विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। अब विक्रमादित्य नाम भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इतिहास में हिस्ट्री पढ़े होंगे तो विक्रमादित्य भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं था फ्रेंड्स। विक्रमादित्य जो थी वह भी एक उपाधि थी। जिस तरह के मैंने बताया भी क्षत्रप एक उपाधि थी, उसी प्रकार विक्रमादित्य भी एक उपाधि थी। तो अब यहाँ 58 ईसा पूर्व में जब स्थानीय राजा, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हरा दिया, इस खुशी में यहाँ से एक नया संवत चालू किया, जिस नाम विक्रम संवत का नाम शुरू होगा। यहीं से विक्रम संवत का आरंभ होता है, और यहीं से जो विक्रमादित्य लोकप्रिय उपाधि बन जाती है। यानी कि बहुत सारे राजाओं ने इस विक्रमादित्य नाम की उपाधि को धारण किया था, यानी कि अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाते थे। इसमें से टोटल भारतीय इतिहास में लगभग 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि को अपने नाम के आगे लगाया है। लेकिन इनमें से सबसे फेमस जो थे
वही चंद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, ये सबसे फेमस विक्रमादित्य हुए हैं, यानी कि सबसे फेमस विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले शासक हुए हैं। अब हम बात करें, जैसे कि हमने शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो शक थे, इन्होंने जैसे ही अपना शासन शुरू किया था तो अपने क्या किया था, 5 भागों में डिवाइड कर लिया था। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और दक्कन, इन 5 भागों में डिवाइड कर लिया था। अब अगर इन 5 भागों की तुलना करें कि जो अफगानिस्तान, पंजाब, दक्कन और पश्चिम भारत है, इनमें सबसे ज़्यादा भारत पर, यानी सबसे ज़्यादा समय तक भारत पर शासन किसने किया फिर, तो सबसे ज़्यादा भारत पर शासन किया था पश्चिमोत्तर भारत के जो ये शक थे, उन्होंने शासन किया था भारत पर सबसे ज़्यादा समय तक। अब कितने समय तक किया था, लगभग 4 शताब्दी पूर्व तक, यानी 4 शताब्दी तक भारत पर शासन किया था। अब इन्हें शासन क्यों इसलिए ज़्यादा यहाँ पर टिक गए थे क्योंकि यह पश्चिम भारत पर थे। अब पश्चिम भारत में होने के कारण यह समुद्र तट से लगा हुआ है, तो पश्चिम भारत में गुजरात से समुद्री व्यापार करते थे। समुद्री व्यापार से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा देर तक टिके रह गए। यह ज़्यादा युद्धों में या लड़ाई झगड़ों में ध्यान नहीं देते थे, व्यापार में ध्यान देते थे, अपने काम में ध्यान देते थे। तो जो गुजरात में ये समुद्र व्यापार होता था, इसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और बहुत ज़्यादा संख्या में चांदी के सिक्के इन्होंने फिर जारी किए थे। तो ऐसे ही इस पश्चिम भारत में जो ये शाखा बची थी, ये तो सबसे आखिरी शाखा थी, यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जो बाकी शाखाएं अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा और दक्कन की थी, वो धीरे धीरे पहले ही समाप्त हो चुकी होती हैं। और यहाँ से भी ये 4 शताब्दी के बाद भी है हमारी जो पश्चिम भारत की शाखा थी, यह भी शकों के कब्जे से छूट जाती है। अब इन सब के बाद आते हैं, सबसे पहले हिंदू यूनानी आ गए, इसके बाद कौन आ गए, शक आ गए। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, पहलव का। लेकिन जो पहलव शासक थे, ये बहुत सालों तक किसने भारत पर शासन नहीं कर पाए, उसके बाद सीधे कुषाण आ गए थे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पहलव और कुषाणों के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री की नोट्स चाहिए, दूसरे की मैंने प्रॉपर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे वीडियो के लिए